नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। जून 2025 में जो इजराइल ईरान संघर्ष तेजी से भड़का है, उस पर बात करेंगे। हमारे पास G7 नेताओं के जो हालिया बयान हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियां, उनसे जुड़े कुछ अहम समाचार अंश हैं। हमारा मकसद साफ है, ये जो ताज़ा टकराव है, दुनिया भर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसमें भारत का क्या नजरिया है, इसे थोड़ा परत दर परत समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हालात तो काफ़ी तनावपूर्ण लग रहे हैं। मतलब ईरान ने 400 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए, कुछ तो शहरों पर गिरे। और दूसरी तरफ इजरायली रक्षा मंत्री की वो धमकी ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को मारने की। ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब मुख्य घटनाएं क्या रहीं? बिल्कुल। देखिए, ये सब शुरू हुआ लगभग 12 जून 2025 के आसपास, जब इजराइल ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर, जैसे अराक रिएक्टर और कुछ सैन्य अड्डों पर भी हमले किए। इजराइल का कहना था कि ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम और जो उनकी मिसाइल क्षमता बढ़ रही है, उससे जो खतरा है, उसका जवाब है ये। अच्छा, तो पहले इजराइल ने हमला किया। जी, और फिर जवाब में ईरान ने भी इजरायली शहरों पर एक बड़ा हमला किया। जैसा आपने बताया, 400 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स इस्तेमाल हुए इसमें। 400, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और 19 जून को तो बेरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। ओह, मेडिकल सेंटर को भी? जी हाँ। इसके बाद इजराइल ने फिर ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया। इसमें उन्होंने ईरान के मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, ताकि उनकी जवाबी ताकत कम हो सके। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक मारे गए हैं, जैसे कज़वीन में एक अंतिम संस्कार के दौरान। तो दोनों तरफ से काफी नुकसान हुआ है। इस पर दुनिया के बड़े देशों का, खासकर G7 का क्या कहना था? वो कनाडा में मिले थे ना? हाँ, G7 नेताओं ने 16 जून को एक साझा बयान दिया। जी। इसमें मुख्य रूप से तनाव कम करने, मतलब डी-एस्केलेशन, जी। और आम नागरिकों की सुरक्षा की बात कही गई। जी। और हाँ, इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का भी जिक्र था। जी। साथ ही गाजा में भी संघर्ष विराम का आग्रह किया गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उनका क्या रुख रहा? क्योंकि उनकी भूमिका तो अहम मानी जा रही है। हाँ, देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 बयान का तो समर्थन किया, पर वो जो खामेनेई की हत्या की बात थी, उस योजना को उन्होंने साफ खारिज कर दिया। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई 2025 तक वो फैसला लेंगे कि अमेरिका इस संघर्ष में कितना शामिल होगा। मतलब अभी फैसला टाला है और बातचीत के लिए अपने दूत स्टीव विटकॉफ को भेजा है। हालांकि एक बात और है, ईरान ने ट्रंप के इस दावे को गलत बताया है कि ईरानी अधिकारी बातचीत के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब अमेरिका अभी थोड़ा इंतजार कर रहा है। यूरोप के बड़े देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उनका क्या नजरिया है? E3 जिन्हें कहते हैं। हाँ, E3 देश यूरोपीय संघ के साथ मिलकर वो कूटनीति पर ही जोर दे रहे हैं। उनकी कोशिश थी कि 20 जून को जेनेवा में ईरान के साथ बातचीत हो। जाहिर है, इस पूरे टकराव से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और एक बड़े युद्ध का खतरा तो है ही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अमेरिका से संयम बरतने को कहा है और खामेनेई को निशाना बनाने की बातों को खारिज किया है। समझ गया। अब आते हैं भारत पर। भारत G7 शिखर सम्मेलन में बतौर मेहमान मौजूद था। भारत ने इस मुश्किल हालात में क्या स्टैंड लिया? देखिए, भारत ने एक तरह से तटस्थ रुख अपनाया है, बहुत संतुलित। उसका जोर शांति, स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत मौकिफ पर रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा था प्रधानमंत्री मोदी ने G7 में आतंकवाद पर काफी सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने वो सवाल पूछा था ना कि क्या आतंकवाद का खुलेआम समर्थन करने वाले राष्ट्रों को अभी भी पुरस्कृत किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसे प्रॉक्सी युद्ध नहीं बल्कि असल युद्ध बताया और भारत के काउंटर टेररिज्म पहल, वो ऑपरेशन सिंदूर, उसका जिक्र करते हुए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। एकदम सही कहा आपने। और उन्होंने 13 जून को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात की थी और ये जो तनाव बढ़ रहा था, उस पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने संयम बरतने और बातचीत से शांति बहाली का आग्रह किया और 14 जून को फिर दोहराया कि हिंसा नियंत्रण से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये उनका साफ संदेश था। तो एक तरफ आतंकवाद पर सख्ती, दूसरी तरफ शांति की अपील। जी, और भारत ने मध्यस्थता करने से भी साफ इनकार कर दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा है, भारत ने न तो अतीत में मध्यस्थता स्वीकार की है और न ही भविष्य में करेगा। अच्छा, मध्यस्थता नहीं। हाँ, और भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला और वो जो दावे थे कि भारत ने इजराइल को सैन्य अड्डे दिए हैं, उनको भी झूठा बताया।
तो ये जो तटस्थता है, इसका असल मतलब क्या समझे? क्या ये एक तरह की, वो कहते हैं ना, बैलेंसिंग एक्ट है? आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये भारत की संतुलित विदेश नीति का ही हिस्सा है। एक तरह का टाइट रोप वॉक कह सकते हैं। देखिए, भारत के इजराइल के साथ गहरे रक्षा संबंध हैं, ये हम सब जानते हैं। हाँ। तो वहीं ईरान भी हमारे लिए ऊर्जा आपूर्ति और चाबहार बंदरगाह के जरिए कनेक्टिविटी के लिए मतलब एक अहम रणनीतिक साझेदार है। सही बात है, दोनों ही जरूरी हैं। बिल्कुल, इसलिए शांति की अपील करना भारत के अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों के लिए भी जरूरी है, खासकर पश्चिमी एशिया की स्थिरता को देखते हुए। तो दिलचस्प बात यह है कि जहां G7 और उसमें भी खासकर अमेरिका ट्रंप के फैसले में देरी के चलते थोड़ी सावधानी बरत रहा है, वहीं यूरोपीय देश कूटनीति पर जोर दे रहे हैं। इस बीच मोदी जी ने आतंकवाद पर दो टूक बात करके और शांति की अपील करके भारत को स्थिरता के एक जिम्मेदार पक्षधर के तौर पर पेश किया है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर वो कायम है। हुकुम मिलाकर स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है, दुनिया की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली हैं और भारत अपने हितों को साधते हुए बहुत संभल के कदम रख रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए है, जिसे शायद श्रोताओं को भी सोचना चाहिए कि ये जो टकराव है, ये पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को, मतलब पावर बैलेंस को, स्थायी रूप से कैसे बदल सकता है, और क्या बड़ी शक्तियों की ये जो मौजूदा प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे वो सावधानी हो या कूटनीति पर जोर, क्या ये भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संकटों से निपटने का एक नया तरीका, एक मिसाल कायम करेंगी? ये वाकई गौर करने वाली बात है।